राहुल गांधी जी के साथ भाई बड़ा ही ऐसी चीज हो गई जिसको उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से यार डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। क्या होता है ये, कैसे कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होता है, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कवर करेंगे, ठीक है। और देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी ये एक बड़ी चीज है। मतलब इट्स नॉट एन इजी थिंग कि ऐसा ये हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन ये बहुत बहुत काफी समय बाद देखा गया कि सिटिंग एमपी को डिस्क्वालीफाई किया गया। जब आखिरी ऐसा देखा गया था तो 2017 में देखा गया था कि किसी बड़े सिटिंग एमपी को डिस्क्वालीफाई किया गया, और वो भी एक सीमिंगली ऑपोजिशन पार्टी के। अब अगले 6 सालों तक राहुल गांधी जी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। अब ये क्या कहानी है, इसको समझिएगा। देखिए, लोकसभा का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, पहले इसको समझिएगा और मैं आपको ये पूरा केस समझाता हूं क्या हुआ है। लोकसभा का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो कि लोकसभा के आर्टिकल नंबर 84, आर्टिकल 84 ये बोलता है कि भाई ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे कोई डिस्क्वालीफाई हो सकता है और राहुल गांधी जी के संग ऐसा क्या हुआ कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशंस लेट डाउन करता है टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, आपको क्या क्या होना चाहिए। तो अब सबसे पहले मान लीजिए आपने क्या है कि आपने क्वालिफिकेशन मीट आउट नहीं करी, ठीक। क्वालिफिकेशन मीट आउट नहीं करी, जैसे मान लीजिए कहता है कि 25 साल है, मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। अब अगर 25 साल की उम्र नहीं है आपकी और आपने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके एंट्री ले ली, तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या चीज, एक तो होती है एज, एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी उम्र 25 साल नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक बात है। सेकेंड चीज अगर आप देखेंगे यहां पर 25 ईयर्स की एज है, इसमें कई लोग क्या करते हैं, इसमें कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं। फर्जी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि यार, जैसे मान लो उन्होंने क्या किया, जब अपना इलेक्शन का पर्चा भरते हैं तो एक हलफनामा देना होता है। हलफनामा में लिखा होता है कि आपकी उम्र कितनी है, और ये हलफनामा में कई बार लोग क्या करते हैं, जैसा कि रामपुर के एमएलए आजम खान साहब, उनके बेटे अब्दुल्ला खान, उन्होंने क्या किया, वो अभी जेल में है, उन्होंने क्या किया, सेम रूल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी होते हैं। उनके बेटे जो थे, उनकी 25 साल उम्र पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक हलफनामा माने एफिडेविट जो है वो बनवाया, डीएम से साइन कराया। भाई सीधी सी बात है, आप जानते हैं एक एमएलए के अंडर में डीएम क्या एमएलए को ना बोल पाएगा, जाहिर सी बात है नहीं बोल पाएगा। तो उन्होंने साइन करवाया कि भाई मेरे अब्दुल्ला खान हैं, वो 25 साल के हैं। बाद में किसी जर्नलिस्ट ने डिगअप कर लिया उनका 10th की मार्कशीट और उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से अपने इलेक्शन लड़ने के टाइम पर वो मात्र 23 साल के थे। तो जैसे ही ये बात पता चला, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो एक एग्जाम्पल तो ये आपने देखा कि एज से कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं। दूसरा एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है दूसरा एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एमपी के पास में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, फॉर एग्जाम्पल मैडम जया बच्चन इन द ईयर 2017, साल 2017 में क्या होता है, मैडम जया बच्चन एक सिटिंग एमपी होती है राज्यसभा से। मेरी बात को, सारी बात बहुत ध्यान से सुनना, हम आपको एक एक चीज बता देंगे, ये पूरी कहानी क्या है समझाते हैं। साल 2017 में जया बच्चन जी राज्यसभा से मनोनीत एमपी होती है, नॉमिनेटेड एमपी होती हैं। अब क्या होता है कि उसी दौरान उनके हस्बैंड यानी कि अमिताभ बच्चन जी बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश की बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पार्टी है। उनके हस्बैंड अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं मुलायम सिंह यादव जी के, जो कि अब नहीं रहे। तो वो समाजवादी पार्टी के बहुत क्लोज होते हैं। समाजवादी पार्टी उनको क्या करती है, यूपी उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर देती है। किसको? जया बच्चन जी को। जया बच्चन एक तरफ शी इज एन एमपी इन राज्यसभा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, जो ये बोर्ड होता है उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी भी चेयरमैन घोषित कर देती हैं। यानी एक ही साथ में वो एक पद भी ले रही हो, एक पद ये वाला भी उन्होंने रखा होता है राज्यसभा के एमपी होने वाला, और दूसरी तरफ उन्होंने एक और पद लिया होता है जिससे उनको सरकारी पैसा मिल रहा होता है। इसके लिए वो सरकारी आवास के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी सैलरी, इनको ये सब मिल रही होती है। तो एक ही साथ अगर आप दो दो सरकारी सैलरी उठाते हैं तो वो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में आता है और उनको निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे ही ये बात चेयरमैन के संज्ञान में लाई जाती है, उनको राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। 17 मार्च साल 2006, नॉट 17, 17 मार्च 2006 में यह कहानी होती है। 17 मार्च 2006, 17 मार्च 2006, बड़ा आइकॉनिक केस है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का।
सेम कहानी क्या होती है, जैसे ही ये बात सोनिया गांधी जी को पता चलती है, 17 मार्च को इनको हटाया गया, सेम चीज सोनिया गांधी जी ने करी होती है। सोनिया गांधी जी एक सिटिंग एमपी होती है लोकसभा से, साथ ही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उसकी भी चेयरमैन वो अपने आप को ही बना के रखती हैं, उसका भी चेयरमैन वो अपने आप को ही बना के रखती हैं, और दोनों तरफ से उनको सैलरी भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। जैसे ही जया बच्चन जी को 17 मार्च को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वो अपने आप दौड़ के जाती हैं और जल्दी से जाकर के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से अपना इस्तीफा दे देती हैं 23 मार्च को। और 23 मार्च को 23 मार्च को जल्दी से, जैसे ही उनको पता चलता है ऐसा हुआ है, 23 मार्च 2006 में वो दौड़ के जाके जल्दी से अपना इस्तीफा दे देती हैं, क्योंकि अगर, और तो 24 मार्च को ये प्रपोजल डिस्कस होता है राज्यसभा में, लोकसभा में, कि सोनिया गांधी जी को भी हटा दिया जाए। क्यों? वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की भी चेयरमैन हैं। वो कहती मैं तो हुई नहीं, जाके देखो मैंने तो रिजाइन दे दिया है। एक दिन उन्होंने बस अंदर से भनक लग गई थी कि उनके अगेंस्ट भी ये प्रपोजल आने वाला है, उन्होंने जाकर के रिजाइन कर दिया। अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया होता तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आकर के, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोविजन है, ये आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 102 का प्रोविजन है, जिसका वो कहता है कि आपके पास में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता। आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ गए बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके इंडियन पॉलिटी में ना ये वर्ड बहुत बार आता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक बार थोड़ा सा मैं और आपको समझाऊंगा। क्या इसका मतलब ये, क्या किसी एमपी का साथ में अगर वो प्राइवेट बिजनेस कर रहा है तो क्या वो एक प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं? जी हां, अगर कोई भी व्यक्ति एक प्राइवेट बिजनेस कर रहा है तो वो आराम से बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेस, लेकिन कोई भी सरकारी पोजीशन दूसरी नहीं ले सकते हैं, या सरकार द्वारा नहीं ले सकते हैं। वो कभी भी सरकार द्वारा कोई दूसरी पोजीशन नहीं ले सकते हैं। समझ हो गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एकदम बढ़िया से आपने पॉलिटी में बहुत बार पढ़ा होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बट व्हाट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? दिस इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि जहां पर आप पैरेलली एक गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठते हुए दूसरी सरकारी पोजीशन से आप पैसा अगर निकाल रहे हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं जस्ट टू क्लियर द एंटायर विंड अराउंड इट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और उसके बाद इनका केस आता है कि तीसरा केस डिस्क्वालिफिकेशन का इनका है। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जीजी बसु एंड कंपनी। तो जीजी बसु, नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस हैं। जी बसु, जीजी बसु जो है ये एक सिटिंग एमपी हुआ करते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी, इनके अंडर दो कंपनीज आती थी, दो स्टील कंपनीज आती थी इनके अंदर, दुर्गापुर प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान स्टील्स, ये दो कंपनीज इनके अंडर में आती थी। आप जानते हैं किसी भी कंपनी का ऑडिट होना होता है जो कि सीए करता है। अब अगर हर साल एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जो कि मैंडेटरीली सीए को हर साल उस कंपनी का, एक जो भी कंपनी बनाई जाएगी उसका ऑडिट करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, उन दोनों बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज का ऑडिट जो है वो दिया, और वो दिया किसको? वो अपनी ही कंपनी जिसमें वो खुद सीए थे मतलब खुद पार्टनर थे, उस कंपनी को दे दिया। माने जी बसु एंड कंपनी ऑडिट कर रही थी एक सरकारी कंपनी, इनके अंडर में वो कंपनी भी थी, इनके अंडर में वो अपनी खुद की पार्टनरशिप फर्म भी थी। इन्होंने इसी फर्म को इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए भेज दिया और सरकार से अपनी ही कंपनी को पैसा दिलवा दिया। जैसे ये बात पता चली पार्लियामेंट में, इनको निष्कासित कर दिया गया। यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर हमने सीखा तो हमने क्या सीखा? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप दो पदों से या दो सोर्सेस से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमने देखा जया बच्चन जी और सोनिया गांधी जी के केस में, इनडायरेक्टली हमने देखा मिस्टर जीजी बसु के केस में। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कभी भी यह काम नहीं कर सकते कि आप दो सोर्सेस से सरकारी पैसा आप लें। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनकी क्या कहानी है। अब एक और रूल आता है। देखिए, मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के अनेक रूल हैं, हम एक एक करके आपको सारे बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, क्योंकि यहां से आपका पॉलिटी का एक बहुत बड़ा टॉपिक भी आपका कवर होता चला जाता है। तो आर्टिकल, और ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह जितनी भी बातें हैं ये सब कहां पर आती हैं? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आती है आर्टिकल 102। अनुच्छेद याद रखना इस बार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 102 ये वाला जो है, ये आर्टिकल 102 है। फिर दूसरी चीज कहता है अगर कोई पगला जाए, आर्टिकल फिर एक और चीज बोलता है कि अगर कोई पागल हो जाए, माने आर्टिकल 102 ही कहता है अनसाउंड माउंड हो जाए, किसी का दिमाग डिक्लेयर हो जाए कि ये पागल हो गया है, या फिर वो दिवालिया हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ध्यान से सुनिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ये संविधान में नहीं लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। ये जिसके तहत राहुल गांधी जी गए हैं, जिसके तहत राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो संविधान में नहीं लिखा गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में लिखा हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहती है कि भाई देखिए, अगर कोई भी मेंबर किसी ऑफेंस में कन्विक्ट होता है, अगर कोई भी मेंबर किसी ऑफेंस में कन्विक्ट होता है, माने उसे सजा सुना दी जाती है, और अगर ये सजा का जो समय है वो 2 साल या उससे ज्यादा होता है, अगर किसी एमपी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुना दी जाती है, तो उस केस में उस एमपी की मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी, जिसमें कि राहुल गांधी जी की मेंबरशिप टर्मिनेट हुई है। अगर 2 साल में एक भी दिन कम रहता, अगर 1 साल 364 दिन की सजा इनको दी जाती, या फिर अगर इनको 23 महीने की सजा दी जाती, तो अगर 2 साल पूरे नहीं होते तो फिर राहुल गांधी जी आराम से एमपी बने रह सकते थे। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने इनको 2 साल की सजा सुनाई है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत अगर किसी भी एमपी को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ गए? उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी जी की एग्जैक्टली 2 साल है, अगर एक दिन भी सजा कम होती तो इनको एमपी पद से नहीं हटाया जाता। अब बात आ जाती है ये वाली, ठीक है। तो 2 years और मोर, और इनकी एग्जैक्टली 2 years आ रही है, 2 years और मोर, तो जिसके तहत राहुल गांधी जी जो है ये डिस्क्वालीफाई करे जा रहे हैं। अब बात ये आती है साहब, ये सजा क्यों सुनाई गई, उनको सजा क्यों दी राहुल गांधी जी को? देखिए उसका कारण है, एक भाषण में इन्होंने बोल दिया था, ये फ्लो में थे, और अक्सर ये पिछले 3-4 साल से 3-4 साल से ये कोशिश करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को चोर बोलते हैं, सिंबॉलिकली ये चोर कहते हैं। तो अभी क्या है, ठीक है, पद की गरिमा रखनी चाहिए, बात सही है। अभी क्या है कि ये एक जगह रैली में थे, और ये हमेशा एक आरोप लगाते हैं कि आरोप का भी एक लाइफलाइन होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप 3-4 साल से एक ही बात बोलते रहें। आप डेवलपमेंटल इश्यूज पे चैलेंज करिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा पब्लिक को। आप एक ही चीज पे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द फ्रेंड ऑफ बिजनेसमैन, वो नीरव मोदी के दोस्त हैं, वो ललित मोदी के दोस्त हैं, और ललित मोदी चोर हैं और नीरव मोदी चोर हैं, इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे थे। उसी में उन्होंने एक लाइन बोल दी, उन्होंने, ये सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं। आई एम कोटिंग राहुल गांधी, आई एम नॉट स्पीकिंग माई वर्ड्स, डबल कोट, ये सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं, ऐसा इन्होंने शब्द बोला ना। मोदी इज एन कास्ट, मोदी एक बहुत बड़ी ओबीसी कास्ट है, जिसमें कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन 4 राज्यों में मोदी जो लोग सरनेम लिखते हैं वो एक ओबीसी कास्ट है, और ये एक बहुत बड़ी कास्ट है। ऐसा करते ही इन्होंने आर्टिकल 15 का वायलेशन कर दिया, आर्टिकल 14 का भी वायलेशन कर दिया। तो इतने सारे लोगों का फंडामेंटल राइट इन्होंने वायलेट कर दिया, जो कि कहता है कि आप कभी भी किसी को भी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 कहता है, और आर्टिकल 15 धर्म के नाम पर या जाति के आधार पर या नस्ल के आधार पर आप अगर किसी को भी जाति सूचक शब्द बोलते हैं और वो अपमानजनक शब्द होते हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट केस करा जा सकता है। अब क्योंकि वो उनकी पूरी डिबेट एयर हो रही थी और इसलिए वो रिकॉर्ड पे था, तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जाति सूचक शब्द, अपमानजनक जाति सूचक शब्द से उन्होंने बाकी लोगों को, एक पूरी जाति को संबोधित किया, इसी के तहत उनको यह सजा सुना दी गई। और जब सजा सुनाई गई तो उनको निरस्त कर दिया गया उनकी मेंबरशिप, और अगले 6 साल के लिए अब वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। वायनाड सीट अब इंडिपेंडेंट घोषित करी जाती है। समझ गए? बढ़िया से, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? चलिए, वेरी गुड। So this is how the entire the Rahul Gandhi scenario is. You got the point? Membership of Parliament and Legislative Assembly, दोनों ही इनकी मेंबरशिप जो है ये इनकी चली गई है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, राहुल गांधी जी की मेंबरशिप जाना डेमोक्रेसी को एक थोड़ा सा झटका है। रीजन बीइंग, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपके देश में एक बहुत अच्छी पार्टी हो, लेकिन साथ में एक बहुत अच्छा विपक्ष भी हो, और यहां से अब बहुत अच्छे विपक्ष होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा टूट गई है। इसी के साथ इन्होंने जितनी चीजें करी थी, कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, वो सब वेन में चली गई, वो सब बेकार हो गई। वो क्योंकि वो 2024 इलेक्शंस की तैयारी थी, तो अब वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे वहां पर? The only thing that can save Rahul Gandhi is इंटरफेरेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर देता है तभी वो सेव हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं।